आज स्टार्ट करते हैं। तब चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, है ना, यही चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो सबसे पहला चीज है इसमें कि कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन होता क्या है उसे समझना है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होते हैं उसे समझना है। उसी के बाद दिया हुआ है उसी में, यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट के साथ जीडीपी के बारे में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अप्रोच में क्या प्रभाव डालता है, इसलिए जो है इस एग्रीगेट सप्लाई पढ़ना था। किताब में नहीं दिया है आपके, तो अलग बात है। आपकी किताब में ये दिया है कि नहीं? एग्रीगेट सप्लाई दिया हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है डायग्राम के माध्यम से जो हम लोग सीखेंगे तो वह कैसे शिफ्ट करेगा, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के वजह से वह राइट साइड में शिफ्ट करेगा या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, या ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा या नीचे की तरफ, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर एक जगह और पढ़े थे हम लोग, याद होगा, बैंकिंग वाले चैप्टर में। वहाँ पे मनी मल्टीप्लायर था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ने हैं और उनसे जुड़े हुए बातें। तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट रन समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट रन का मतलब ही क्या होता है कि वो ऐसा है जो कि कम समय में ही हो जाए, वैसी एक्टिविटीज जो कि कम समय में हो जाए, कम समय के लिए किया जाए, ऐसा ही होना चाहिए। देखते हैं क्या है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स according to Keynes, short run is defined as a period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy। तो शॉर्ट रन में क्या कहा गया कि कीन्स महोदय के द्वारा, यानी अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स के द्वारा जो है, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं हम लोग, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने क्या कहा कि जो है शॉर्ट रन उस समय को दर्शाता है जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी का कोई भी मदद, टेक्नोलॉजी का जो है कोई भी रोल प्ले नहीं करवाते, ठीक है। किसमें? आउटपुट के डिटर्मिनेशन में। इट इज एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। इसे जो है यानी टेक्नोलॉजी को या इस शॉर्ट रन को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। Output is determined exclusively by the level of employment। और आउटपुट किस पे डिटरमाइन किया जाएगा? जितना एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है रोजगार होगा तो इसका मतलब है लोग भी रोजगार से जुड़े होंगे। अब ज्यादा संख्या में लोग जुड़े होंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन यानी ज्यादा आउटपुट की चांसेस है। तो यही निर्भर करेगा, कहने का मतलब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही तय करेगा कि आउटपुट क्या है इकोनॉमी का। हायर और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, इसका मतलब क्या समझेंगे? हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इसी का उल्टा लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू
लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। टेक्नोलॉजी क्या है? रिमेन कांस्टेंट। ऊपर में ही बता चुका था कि टेक्नोलॉजी का हम लोगों को कोई इस्तेमाल नहीं करना, या एकदम से जो है जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसको एकदम से फिक्स कर दिए यानी कांस्टेंट कर दिए, अलग से कुछ नया नहीं लगाना। देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वन टू वन रिलेशनशिप को ही हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन द सेंस कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। ठीक है। थस इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल्ड, तो इससे हम क्या समझें कि जो कुछ भी होंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो इसका असर जो है कहाँ देखने को मिलेगा? आउटपुट पे भी। यानी कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट को अगर हम डबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये संभवतः यह हो कि यह मानी जाएगी कि आउटपुट भी हमारा डबल होगा। तो दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ आउटपुट। और लेवल ऑफ आउटपुट को ही हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है ये। अकॉर्डिंग टू आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज once there is full employment in the economy। आउटपुट जो है अगर इंक्रीज नहीं कर रहा तो इससे हम समझ लेंगे कि जो है फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, यह तभी हो सकता है, आउटपुट तभी इंक्रीज नहीं करेगा या उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे जबकि पूर्ण रूप से क्या होगा? रोजगार होगा। इन द कंटेंट्स ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी किताबों में क्या बताया कि जो है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा, और ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट रन जो है वह क्या है? वन टू वन रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। टेक्नोलॉजी को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर लिए हैं। आउटपुट यानी जीडीपी कैन नॉट इंक्रीज वंस, कहता है कि जीडीपी इंक्रीज नहीं करेगा तब जब कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे इकोनॉमी में। बस। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कभी भी इक्वल कब होगा? जब जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई अगर कर रहे हैं तो इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। यानी मार्केट में अगर कोई भी सामान का जो है 100 क्वांटिटीज की डिमांड है और कोई व्यापारी जो है उसे 100 क्वांटिटीज जो है क्या हुआ? सप्लाई भी कर देता है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे या इक्विलिब्रियम आउटपुट कहेंगे। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट को ही दूसरे शब्दों में इक्विलिब्रियम जीडीपी भी कहा जाएगा और दूसरे शब्दों में इक्विलिब्रियम इनकम भी कहे जाएंगे। तो इस यह क्या रेफर करता है कि लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी जो है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। जब जितना डिमांड होगा, ओवरऑल डिमांड जितना होंगे उतना ही ओवरऑल सप्लाई हो रहा है, तो उस स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि व्हाई इज देयर एन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी व्हेन AS इज इक्वल्स टू AD।
यानी कहता है कि हम लोग जो है इक्विलिब्रियम क्यों कहेंगे, जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है आपस में इक्वल होगा, तो इसी जगह को, इसी समय को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों कहेंगे। तो वजह पर पूछा गया, तो इसमें वजह क्या बताया जा रहा है कि बिकॉज in such a situation intended production is the in the economy is equal to intended purchase in the economy। तो जितना प्रोडक्ट बनाया गया है उतना ही लोग खरीद भी रहे हैं। द प्रोड्यूसर्स डू नॉट सफर, वे सफर नहीं कर रहे हैं। किन किन चीजों से सफर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात बोझ, बर्डन उनको नहीं है कि हमको जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं नहीं बिकेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए डिमांड हो 100 क्वांटिटीज का और जो है हम लोग 200 क्वांटिटी प्रोडक्ट जो है बना लेते हैं, तो सप्लाई भी 100 ही क्वांटिटी करेंगे, लेकिन 100 इधर क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है कि नहीं। तो इसको अब टेंशन रहेगा सप्लायर्स को कि भैया हमको इन चीजों को, इस प्रोडक्ट्स को क्या करने हैं, बेचने हैं। बात समझ में आई। तो ये बर्डन हो गया उनके ऊपर। उसके बाद अब जब नहीं बिकेगा, टाइमली नहीं बिकेगा, तो ये क्या होगा कि बिजनेस के लिए लॉसेस होंगे। बिजनेस के लिए लॉसेस होंगे कि नहीं, तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल होगा। तो यह बात है द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है, इस वजह से हमने कहा कि एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, तो एक्चुअल इसका मतलब हम यह समझते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स के पास जितने स्टॉक मौजूद हैं, उतना ही स्टॉक जो है क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स बेच रहा है। यानी कहने का मतलब कंज्यूमर्स का डिजायर है। ठीक है, कंज्यूमर्स का वह डिजायर हो गया। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर में एग्रीगेट सप्लाई पढ़े ही नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई refers to desired level of output in the economy। क्या है वहां पर डेफिनेशन था, एग्रीगेट सप्लाई refers to the desired level of output in the economy। ये डेफिनेशन हो गया। It is the level of GDP that the producers wish to produce during an accounting year। तो desired level of output in the economy, it is the level of GDP that the producers wish to produce during an economy या an accounting year। एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन किया गया है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट, यहाँ पे क्या है, बायर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स। एग्रीगेट सप्लाई कौन सप्लाई करने का काम कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स ही तो सप्लाई करेगा ना। और डिमांड कौन करेगा, जो बायर्स होंगे, जो खरीदना चाहता है वही ना डिमांड करेगा। तो यहाँ पे ये दो शब्दों का क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं क्लू पॉइंट है ये, कि एग्रीगेट डिमांड refers to the level of GDP that the buyers wish to buy during an accounting year। और यहाँ पे क्या है कि वह चाहता है कि wish to produce during an accounting year। द इक्विलिब्रियम यानी जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट कहिए या जीडीपी कहिए, इसका मतलब हुआ द लेवल ऑफ जीडीपी वेयर what the producer wish to produce is exactly equal to what the buyers wish to buy during an accounting year। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर चाहता है प्रोड्यूस करना, वह उसके इक्वल हो। किसके इक्वल हो, जितना जो है
बायर्स बाय खड़े करना चाहता है। इसका मतलब हुआ कि देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन, मतलब नो एक्सेस, ना ज्यादा हमको बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना है, ना उससे कम, ताकि जो है शॉर्टेज भी ना हो जाए। ठीक है, शॉर्टेज भी ना हो। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। ठीक है, equality between AS and AD implies the equality between income and aggregate demand। एग्रीगेट डिमांड, तो इस वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, या इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम लोगों ने दूसरे शब्दों में यह जाना था कि इक्विलिब्रियम जीडीपी भी कहलाता है ये, और इक्विलिब्रियम इनकम भी कहलाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने समझा कि इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वह कब कहलाएगा, जब हमारा एएस जो है बराबर हो जाएगा एडी के। इक्विलिब्रियम जीडीपी भी यही है ना, कि इसका जो है टोटल आउटपुट जो है, जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहा है वह उतना ही क्या हो, बायर्स का डिमांड भी हो। ठीक है, और तीसरी बात है, हम इसे यह समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम इनकम यानी वाई, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जितना सप्लाई हो उतना ही डिमांड होती है। यहाँ से हमको यह भी समझ में आया कि वाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड भी। तो क्योंकि हमने जाना ए एस इज इक्वल्स टू ए डी होता है, और यहाँ पे हमने जाना क्या, वाई इक्वल्स टू ए एस, तो इससे हम कंक्लूड करके यह बना सकते हैं कि y इक्वल्स टू ए डी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे है वही बातें होगी कि इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जीडी यानी जीडीपी मतलब ए एस इक्वल्स टू ए डी, और y इक्वल्स टू ये पॉइंट को, इस पोजीशन को, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम जीडीपी देंगे। अब एक कंडीशंस यहाँ पे रखा गया है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, कैसा सिचुएशन, तो एक्चुअल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स, तो एक्चुअल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स यानी रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन केस, अब यहाँ से रिलेट करना है कि अगर कि एक्चुअल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर और डिजायर्ड स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस करे और कितना मार्केट में उसका डिमांड है, उसमें क्या रिलेशन होगा। अगर एक कंडीशन रखा जाए व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब हुआ कि इनकम जो है डिमांड से ज्यादा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब इनकम हमारा डिमांड से ज्यादा है तो रिक्वायर्ड स्टॉक से हमारा एक्चुअल स्टॉक क्या होगा, ज्यादा होगा। वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास इनकम ज्यादा है, डिजायर्ड कम है, लेकिन हम जो है सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हैं तो हम चलो उसमें पैसे फंसा लें, पूंजी फंसा लें। तो यह सिचुएशन इस चीज को बताएगा। दूसरा है, इसमें क्या हुआ, जब आप कहीं पर पैसे फंसाइएगा तो इससे एक डर होगा कि जो है आपके पैसे क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं, तो आप लॉस भी सफर कर सकते हैं। द प्रोड्यूसर्स सफर लॉसेस, क्यों, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, एक्सेसिव स्टॉक तैयार कर लिया है, और इसका नतीजा यह हुआ कि कई सारे स्टॉक जो है वह क्या कर सकते हैं, उनका नहीं बिकेगा। ठीक है ना, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स की वजह से उन्हें भारी भरकम जो है लॉसेस हो सकते हैं। कोई परेशानी नहीं सर। दूसरा सिचुएशन कहता है कि एक सिचुएशन हमने क्या पढ़ा, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग पढ़े कि जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। एक कंडीशन हम रखे कि एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड
से बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ कि इनकम बड़ा होगा एग्रीगेट डिमांड से। तो इसका इस केस में क्या होंगे कि लॉसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वह क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड से कम होगा। इसका मतलब Y इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। तो इस कंडीशंस में भी क्या होंगे, लॉस होने के चांसेस हैं। ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जितना डिमांड है उतना हम दे नहीं पा रहे, रिक्वायर्ड स्टॉक्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी की वजह से प्रोड्यूसर्स को क्या होंगे, लॉसेस हो सकते हैं। ये जो भी है इसे याद कर लेने हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बना के पूछा जा सकता है। ठीक है। अल्टरनेटिव अप्रोच यानी इक्विलिब्रियम इन स्ट्रक व्हेन S is equals to I। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो S कह सकते हैं कि यह जो है क्या होगा, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। और I जो है हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। C तो आप जान ही रहे हैं कि C किसको रिप्रेजेंट करता है, कंजम्पशंस को, है ना। Y जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनकम को। ये सब दिमाग में रखने हैं। Now we know that in simple two sector economy कौन कौन था, तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा था ओपन, जिसमें कि दो ही लोग थे, एक था प्रोड्यूसर और दूसरा था हाउस होल्ड। एक प्रोड्यूसर दूसरा हाउस होल्ड। और क्लोज्ड में फिर जो है एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी था, जिसमें कि प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, साथ ही साथ गवर्नमेंट, है ना। और जब ओपन सेक्टर में गए तो वहां पे चार चीज मिल गई, प्रोड्यूसर हो गया, हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ जो है, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ कौन आ गया था, नेट एक्सपोर्ट्स आ गया था। नेट एक्सपोर्ट्स इन द सेंस क्या, कि टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स, यही ना करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्विलिब्रियम कहाँ किस पॉइंट को पर आएगा, जब हमारा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोगों ने यह समझा कि इसका मतलब है कि हमारा इनकम भी जो है एग्रीगेट डिमांड के क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंस y इज इक्वल, जबकि हम लोग जानते हैं कि y का मतलब क्या होता है, कंजम्पशंस प्लस सेविंग्स, कंजम्पशंस प्लस सेविंग्स। तो कंजम्पशंस और सेविंग्स है ना, कि कितना हमने कंज्यूम किया, साथ ही साथ जो है से कुछ अमाउंट हमारे बच गए, तो वही हमारा टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात आती है कि हम y की जगह पे शिफ्ट कर देते हैं एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है। यहाँ से पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन की मदद से हम ऐसे लिख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। बोलिए, ऐसा लिखा जा सकता है। पहले तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस S लिखाएगा, है ना। सी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस S, यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं y की जगह पे हम केवल एग्रीगेट डिमांड यूज किए। अच्छा, तो जितना आपके पास सेविंग्स होगा उसी को तो इन्वेस्ट कीजिएगा। तो सीधी सी बात हो गई कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। बात समझ में आया। जी। एस की जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया, एस इक्वल टू आई।
ये जो है इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सी प्लस एस आई इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी प्लस एस हो गया हमारा इनकम और सी प्लस आई हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो यहां से हमने समझा कि एस जो है क्या हो गया, वह इक्वल हो गया इसके इन्वेस्टमेंट के। कुछ बातें हैं यहाँ पे, एक्स एंटी सेविंग्स, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एंटी का मतलब हो ही गया पहले ही, पहले। पोस्ट का मतलब बाद। तो वैसे सेविंग्स जो कि पहले से हम लोग निर्धारित कर लिए, पहले ही कर रहे लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग प्लान्ड सेविंग्स भी कह सकते हैं, डिजायर्ड सेविंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि हमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, या मतलब कि कोई भी ऐसी सिचुएशंस जो मतलब हमको जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी, तो उससे पहले हम सेविंग्स कर रहे होंगे। जैसे ये जो कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो उनके लिए पैसे पहले से जमा करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये इस तरह के सेविंग्स क्या कहलाएंगे, एक्स एक्स एंटी सेविंग्स कहलाएंगे। और जब वह चाहोगे उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वह क्या कहलाएगा कि एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, यानी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमेशा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान करके तो नहीं करते, कई बार ऐसे भी इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं कि जी इसके बारे में सोचे नहीं थे पहले से, लेकिन हुआ, किए। तो वैसे को हम लोग कहा जाता है एक्स पोस्ट, यानी एक्चुअल सेविंग्स, थोड़ा थोड़ा अपने आप हो जाता है, वह कहलाता है एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्चुअल सेविंग्स। जी, क्योंकि ये तो जो भी हम कर रहे हैं डिजायर्ड सेविंग्स और प्लान्ड सेविंग्स, तो ये तो फिक्स है कि उस समय पर हम इसे यूज करेंगे। लेकिन बाकी उसके अलावा मतलब कि जैसे हम दिमाग में सेट कर लिए कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 25 रुपए हम किसी पर्टिकुलर सामान के लिए जमा कर रहे हैं, और बाद बाकी जो है 50 रुपया हम लोग अपने घर में खर्च कर लिए, और 20 रुपए और खर्च हो गए किसी अदर पर्पस में। फाइनली इसके बावजूद हमारे पास 5 रुपए बच गए। ठीक है, ये जो 25 रुपया हमने किसी काम के लिए सोच के रखा, जमा किया कि जो है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे। ये हो गए प्लान कि उसी काम में हमको करने हैं। और ये क्या है, नॉन नॉन प्लान्ड है, मतलब कि कहने का मतलब यही हमारा एक्चुअल सेविंग्स कहलाएगा। 5 रुपया एक्चुअल सेविंग्स कहलाएगा। बात समझ में आया? अब इन अचानक से किसी चीज में खर्च कर लेंगे तो यह हो जाएगा, यह 5 रुपया कहलाने लगेगा कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इसी को हम लोग एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और यह 25 रुपये जिस काम के लिए हमने जमा किया था उसी काम में हम लगाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, कई सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं कि जो है उनकी आगे चल के शादी विवाह करनी है, तो वैसे थोड़े थोड़े पैसे अगर जमा हो रहे हैं बचपन से इतने वर्षों तक, तो क्या हुआ, वैसे सेविंग्स हम लोग प्लान्ड सेविंग्स कह सकते हैं, डिजायर्ड सेविंग्स कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोगों का हो गया कि कुछ और अदर पैसे हैं जो कि जमा करते रहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सके, कहीं बीमार पड़ गया तो उसमें खर्च कर सकते हैं, ये सब। तो वह क्या होगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल सेविंग्स।
क्योंकि सब कोई ये तो कोई प्लान करके नहीं करता है कि जो है 10 दिन के बाद हम बीमार पड़ने वाले हैं, ऐसा तो करके नहीं करता है कोई, बात समझे। जी। नहीं तो पता चले कि सब कोई जो है बोलेगा नहीं हम बीमार ही नहीं होना चाहेंगे, तब तो इन सेविंग्स ही नहीं होगा उसका। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउट। अब डिटरमाइन करना है हम लोगों को, तो जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो छोटी सी जानकारी हम लोगों ने पहले जाना। सबसे पहली बात, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, यानी वह सिचुएशन जहां पर प्रोड्यूसर जो है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना चाहता है और उतना ही मार्केट में जो है क्या हो, डिजायर, ठीक है, उस सिचुएशंस को ही हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी कह सकते हैं। और इक्विलिब्रियम इनकम कब कहलाएगा, जब हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होंगे। यह निर्भर करता है, ये दोनों मिल करके ही बताने की कोशिश करता है कि इससे हम जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइनली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। पहला केस है, देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच। ये सारे पूछे जाते हैं तो इसलिए दिमाग में सेट रखने हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है इक्विलिब्रियम जीडीपी कह सकते हैं या इक्विलिब्रियम इनकम पे कह सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी कह सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है। तो एक इस अप्रोच में हम लोगों को क्या देखना है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का ही केस स्टडीज करना है। और नेक्स्ट अप्रोच में हम क्या किसे देखेंगे, वहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की मदद से। ठीक है। तो जहां पर सप्लाई और डिमांड की मदद से हम कर रहे होंगे, डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वह कहलाएगा एएस इक्वल्स टू एडी अप्रोच। So according to this approach, equilibrium GDP or equilibrium income is achieved when AS is equal to AD. We have already discussed the concepts of AS and AD in the previous chapter. Only a brief description in repeated है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी जानकारी यहाँ पे बताया जा रहा है कि aggregate supply refers to the planned output in the economy as described in the previous chapter. It indicated aggregate supply को यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये y है, y कर्व को हम लोग जो है एक स्ट्रेट लाइन में 45 डिग्री एंगल पर बनाते हैं। ठीक है। 45 डिग्री एंगल पे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और जो है वाई भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो फ्रॉम इट्स ओरिजिन द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स द AS and GDP identical to each other. AS is not related to price as we considering प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक डेटा बनाया गया है कि y अगर 0 है तो सप्लाई भी 0 है, y अगर मेरा 30 है तो सप्लाई भी 30 रुपए हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये दोनों लाइन क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही पर आ जाएंगे। ठीक है। बोथ लाइन जो है कॉन्साइड कर जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो है एडी, क्योंकि इसमें जो है प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइस का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। इस साइड वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को दिखा रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हमेशा से वाई यानी इनकम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए गए हैं।
तो ग्राफ कैसा बनेगा, एएस इज इक्वल टू एडी अप्रोच में एकदम से सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना, एडी रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, ये क्या होगा, एडी रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो एग्रीगेट सप्लाई का था, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है इक्वल हो गया इनकम के। अब यहाँ पर क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगा किसके, इनकम के, ठीक है। तो क्योंकि डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है, तो डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो है ऑटोनोमस कहलाएगा। तो सो दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे ये कह भी रहा है कि जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि इनकम में क्या परिवर्तन होंगे, तो हमको मतलब ही नहीं है एक्सपेंडिचर से यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ desired consumption expenditure is related to the level of income, positive relation between consumption and income, C rises income rises, consumptions क्या हुआ, एक तरह का खर्च ही हुआ, यानी हमारे अगर इनकम ज्यादा होंगे तो कंजम्पशन भी हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। इनकम हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो हम जो है कोई भी वस्तु का कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि आदमी के पास 100 रुपए हैं या जो है 40 रुपए हैं, तो वह 1 केजी चीनी ला सकता है ना, 1 केजी चीनी लेते आएगा। लेकिन उसके पास जब 20 रुपए होंगे तो वह बोलेगा नहीं भैया, हम 1 केजी तो नहीं ले सकते, आधा केजी ही चीनी खरीद सकते हैं। तो बात समझ में आया कि जैसे इनकम इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन को वह क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इनकम अगर डिक्रीज किया तो कंजम्पशन को वह डिक्रीज कर दिया। बात समझ में आ गया, यह हो गया कंजम्पशन फंक्शंस, यहाँ पे दिया होगा नीचे, हाँ कंजम्पशन, क्योंकि हम लोगों ने एक पढ़ा था डेटा कि जो है बेसिक कंजम्पशंस तो होते ही रहते हैं, चाहे आपके इनकम जीरो हुई क्यों ना हो, है कि नहीं। तो आपका इनकम कुछ हो अथवा नहीं हो, यह y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं, और यही मेरा एग्रीगेट डिमांड भी होगा। अब बात आती है यहाँ पर जो है 30 से शुरू किया, आगे बढ़ा दिया कोई भी डेटा, लेकिन जो है कम से कम सी को 0 से ज्यादा ही रखना है। 30 की जगह पे 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का ही बनेगा। यहाँ पर यह जो पॉइंट दिख रहा है हमें, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इसी सिचुएशंस को, इसी को हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट, है कि नहीं, इसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, और इसी का नाम जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए कहलाया क्योंकि यह वैसा पॉइंट है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, एकदम से बिल्कुल से बराबर हो गए, ठीक है। सी ऑटोनोमस मतलब कि इतना तो होना ही है, चाहे आपका अर्निंग हो या नहीं हो। ये बात समझ में आया। एक्स एक्सिस पे हम इनकम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे आप कंजम्पशंस कभी दिखाइए, कभी सप्लाई दिखाइए, वो आपकी मर्जी है। एक ग्राफ ऊपर बना हुआ है इनकम इन्वेस्टमेंट फंक्शंस का,
तो ध्यान से देखा जाए जो कि हमारा जो इनकम होगा वही हम इन्वेस्टमेंट एक फिक्स अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट क्या करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कैसा होता है, ऑटोनोमस नेचर का हो गया। ऑल इन्वेस्टमेंट इज स्टेटेड, और वह जो है क्या बनेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और स्ट्रेट लाइन तो बनाना ही है। हो गया। अब बात आती है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पर सी और आई फंक्शंस को मिलाएंगे तो ये क्या हो कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस कहलाएगा। कंजम्पशन फंक्शंस और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को क्या करेंगे, एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि ये 45 डिग्री जो y है, y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इतना तो हम लोगों ने जाना। उसके बाद ये जो है c है, ये क्या है, c है। फिर जो है एग्रीगेट डिमांड का हम लोगों ने पढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, c प्लस आई। उसका एक ग्राफ बनाए, ये जो बनेगा सी प्लस आई, कंजम्पशन इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना है, जोड़ करके बना दिया, ये ग्राफ बनेगा। और ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अभी तुरंत देख के आए, ये सारे ग्राफ बने। अब जो है जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ इस पॉइंट पर, और एग्रीगेट सप्लाई भी इस पॉइंट पर क्या हुआ, इक्वल हुआ, तो हमने कहा कि ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कह देंगे। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, ये क्योंकि ये लाइन किसका है, एग्रीगेट डिमांड का है, और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं एक डेटा तैयार किया गया, y 0 है, कंजम्पशन 30 है, और जो है 20 रुपये को इन्वेस्टमेंट रखा, टोटल डिमांड है 50। फिर यहाँ पे y 20 हुआ, c जो है एक अपने मन से बना लिया गया है, तो 20 40 20 60, तो इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनोमस होगा, तो यह 20 करना ही है हमको। फिर 40 हुआ, इनकम हमारा 50, ये हुआ, ये आगे बढ़कर 70। तो उसी का डायग्राम जब ये बनाया गया है पिंक कलर से, तो ये क्या बना, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, C and I functions are combined to get AD functions, यानी कहने का मतलब है कंजम्पशन फंक्शंस और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस का जो ग्राफ हम लोग एक साथ तैयार करते हैं, तो वह हमें क्या बना करके देता है, बताता है एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें हम लोग जो है आई को यानी इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। ठीक, अब इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम को टेबुलर प्रेजेंटेशंस के माध्यम से देख लेते हैं जरा, क्योंकि ग्राफ ऊपर का ही, मतलब कि टेबुलर डेटा ऊपर का ही है, यहाँ पर से देख लिया जाए कि डेटा क्या है, इनकम 0 है, फिर 20 हुआ, फिर 40 60 80 100 120 और 140।
कंजम्पशंस हमारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जाना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशंस भी बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि लेकिन जिस समय हमारा जीरो था इनकम, तो उस समय कंजम्पशंस 30 था, तो ऐसे कंजम्पशंस को ही हमने नाम दिया है ऑटोनोमस कंजम्पशंस, कि इतना तो करना ही है। और ये सभी जगह हम देख पा रहे हैं कि ये जो है क्या है, एकदम से फिक्स है, तो इसे हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, 20 रुपए हम जब कमाने लगे तो हमारा खर्च बढ़ करके 40 हो गया, फिर 40 से 40 कमाए तो 50, 60 से 60, इस जगह पे देख पा रहे हैं क्या, ये जो है 60 से 60 इस जगह पे हमारा जो है इनकम और कंजम्पशंस इक्वल हो गया। लेकिन तो जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गया तो सेविंग्स तो जीरो है, सेविंग्स तो जीरो हो गए, सेविंग्स जीरो हो गए तो इन्वेस्टमेंट हम अलग से कहीं से उपलब्ध करके हम कर रहे हैं 20 रुपए, है ना। फिर 80 रुपए इनकम हुआ तो 70 रुपया कंजम्पशन कर रहे हैं, तो सेविंग्स सेविंग्स हमारा हुआ 10 रुपए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 20। अच्छा, इस जब हमारा इनकम 100 रुपए हो गया तो कंजम्पशन हमने किया 80 रुपए, सेविंग्स कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 20। अब हुआ 20 रुपए हमने क्या किए, 20 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किए, तो इसीलिए इसे जो है क्या किया गया है, शेडेड किया गया। ठीक है, और इस कंडीशंस में हमने देखा क्या कि वाई जो है वह एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। ठीक है, वाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। तो वाई जो है एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा, तभी तो हम कहेंगे कि ये जो है इक्विलिब्रियम जीडीपी कहलाएगा, इक्विलिब्रियम जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाया गया, इक्विलिब्रियम जीडीपी, एस इज इक्वल टू ए डी, इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो जब ग्राफ बनाया जाएगा तो हम जान रहे हैं कि ये जो लाइन है 45 डिग्री, तो ये तो वाई को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल सही। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वह क्या है, एग्रीगेट डिमांड का लाइन है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो जोड़ करके बना लिए, जहां पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हुआ, कट गया, आपस में इंटरसेक्ट किया, तो वही पॉइंट कहलाया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि ऊपर भी बोले थे। यही इसलिए इसे हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ई से। एक्स एक्सिस पे इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। एग्रीगेट डिमांड लाइन इंटरसेक्ट, आप ऊपर में जो बातें दिखाई गई है वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। आप देख सकते हैं कि सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू इतना, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई, यही तो होता है ना। जी सर। y इक्वल टू सी प्लस आई, तो y कितना, y इक्वल टू हो जाएगा, इसे सॉल्व जब करेंगे तो 100 प्लस 0.5 y और प्लस 1000 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 1100 प्लस 0.5 वाई, इधर वाई वाले टर्म को इधर लेते आते हैं, तो 0 वाई माइनस 0.5 वाई
जो कि मिल करके फिर क्या बन जाएगा, आधा घट ही गया तो 0.5y बनेगा। तो 1100, तो ये 1100 हो गया। यानी इसका मतलब है 1/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1100 गुना 2, तो 2200 होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ तक तो आज हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सिचुएशन क्या था, एग्रीगेट सप्लाई जब ग्रेटर होगा। केस अब पढ़ना है। एक केस हो गया जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाए, तब क्या कहानी होगी। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड जो है वह एग्रीगेट सप्लाई से अगर ज़्यादा हो जाए तब इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर होगा, डायग्राम के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे, ये बातें। ठीक है, तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। जी। ठीक है तो